हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने समीकरण के बारे में सीखा। समीकरण किस तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट की मदद से हमने वो भी सीखा। आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से समीकरण को हल करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण का हल ज्ञात करना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समीकरण जो होता है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक टाइप जो होता है समीकरण का वो होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर डिफिनीशन की बात की जाए यानी परिभाषा की बात की जाए, रैखिक समीकरण होता क्या है, तो रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, ठीक है, जिसमें जो चर पद हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस बात पर डिस्कस किया हुआ है कि रैखिक समीकरण जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बनता है, कुछ चिन्हों के साथ, गणितीय संक्रियाओं की मदद से। अब उनमें जो चर पद होता है, उन्हीं चर पद की अधिकतम घात अगर एक हो, उन्हीं चर पद की अधिकतम घात क्या हो, अगर एक हो, तो ऐसे जो समीकरण होते हैं उन समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और यहां समीकरण नहीं बल्कि समीकरण युग्म अगर आप कर लीजिए, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरणों का कॉम्बिनेशन होगा, उन्हें हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैंने जो बोला परिभाषा, मैंने ये बोला कि जो रैखिक समीकरण होते हैं एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो चर पद हम इस्तेमाल करते हैं उन चर पद की जो अधिकतम घात होती है वो एक होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहां पर ax में जो हमने चर पद यक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इस यक्स की अधिकतम घात एक है, और यहाँ बी वाई में जो y हमने इस्तेमाल किया वहां y की जो अधिकतम घात है वो एक है। तो इस तरीके से ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप का जो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, रैखिक इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब उन्हीं रैखिक समीकरणों के युग्म का हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो हम यहां सीखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि रैखिक समीकरण या समीकरणों को बनाना और समीकरणों को हल करना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी टाइप के जो सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें इक्वेशन का फॉर्मेशन और इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में इनकी जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, और इन सब कॉन्सेप्ट को बिना जाने हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें हमने से 3 मेथड पढ़ना है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो करना है वो इन दोनों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का इस्तेमाल करना। ठीक है, वज्र गुणन विधि भी हम इस्तेमाल करेंगे, पर वज्र गुणन विधि थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होती है, बड़ी प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस विधि से जल्दी से लग जाते हैं, तो हम उन सब चीजों के बारे में भी सीखेंगे। फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके अलावा ग्राफीय मेथड भी होता है, यानी जो ग्राफ की मदद से हम समीकरणों को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, विलोपन को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और वज्र गुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हम प्रतिस्थापन विधि को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां लिखा है 4x माइनस 5y बराबर 16, ये हमारा समीकरण एक है। 5x प्लस 4y बराबर 3, ये हमारा दूसरा समीकरण है। रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरणों का कॉम्बिनेशन या समूह, उसी को हम बोलते हैं युग्म। अब इसमें देखिए x और y दो अज्ञात राशियां हैं, इन्हीं अज्ञात राशियों को निकालना ही समीकरण का हल करना कहलाता है। ठीक है, यानी x और y इन्हीं जो दो अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटी है, इन्हीं दो अननोन क्वांटिटीज को, अज्ञात राशियों को निकालना यानी इनके मान को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, समीकरणों का हल करना कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, नाम से देखिए प्रतिस्थापन, यानी इसमें करना क्या होता है कि जो हमें दो चर राशियां दी हुई हैं, उन दो चर राशियों में से किसी एक समीकरण से किसी एक राशि का मान निकालना होता है, और उस राशि के मान को किसी दूसरे समीकरण, मतलब दूसरे समीकरण में
उसी चर राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां देखिए 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण 1 में लिखा है और 5x धन 4y बराबर 3 समीकरण 2 में लिखा हुआ है। हम करते क्या है कि समीकरण 1 से चाहे तो x या फिर y, इन दोनों में से किसी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस समीकरण में से x राशि का मान निकालना है, तो 4x को यहीं रखिए बराबर 5y को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 5y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 16 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 5y प्लस 16। यक्स का मान देखिए यहाँ पर 4 के साथ गुणा में है, अगर हम यहाँ 4 से भाग कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर केवल यक्स बचेगा और यक्स बराबर हो जाएगा 5y धन 16 बटे कितना 4। यानी यक्स का मान समीकरण 1 से जब हमने यक्स का मान निकाला तो यक्स का मान जो आया वो 5y प्लस 16 बटे 4। ठीक है, ये आया। अब करना क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में इस यक्स यानी चर पद का मान जो है वो समीकरण 2 में इसी चर पद के स्थान पे प्रतिस्थापित करना होगा, रखना होगा। तो समीकरण 2 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जैसे ही हम यक्स का मान प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे तो किस तरीके से हमें चीजें मिलेंगी। देखिए यहां 5 और यक्स के बीच में गुणा है और यक्स का मान है कितना 5y प्लस 16 और बटे कितना 4 और धन कितना 4y, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी और बराबर कितना है 3 है। तो इस तरीके से सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बाकी केवल यक्स के स्थान पर हम यक्स का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस 5 का गुणा इसमें और इसमें इन दोनों संख्याओं में होगा, तो 5 और 5 का गुणा होगा 25y, 5 और 16 का गुणा होगा 80 और पूरे के बटे हो जाएगा 4 धन 4y और बराबर कितना 3। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसके नीचे 1 मानेंगे और हर बराबर करने के लिए आप सबको पता है कि भिन्नों में मैंने आपको बताया था कि हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दो भिन्न है। इसका गुणा यहाँ होगा तो 1 का गुणा जब होगा तो सारी चीजें वैसी रहेंगी, यानी 25y धन 80 धन 4 का गुणा इसमें होगा तो 16 हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा 16, 16y और पूरे के बटे कितना 4 और बराबर कितना 3। इसके नीचे भी 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा, इधर हमको क्या मिलेगा 25y और 16y जुड़ेंगे तो 41y हो जाएगा और प्लस कितना 80 और बराबर कितना, इस 4 का गुणा जब यहाँ होगा तो 4 तिया कितना हो गया 12। यहां से देखिए अगर हम 41y बराबर लिखें तो 80 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 12 में से 80 घट जाएगा क्योंकि प्लस है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, आप सबको पता है। अभी 12 में से 80 घटाने का मतलब है कि इनके बीच का अंतर लिखा जाएगा और 80 में से 12 यानी इनके बीच का जो अंतर है वो है 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6, यानी माइनस में 68 क्योंकि ऋण चिन्ह बड़ा, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी के साथ है। तो 41y बराबर हो गया माइनस 68 और अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो 41 से भाग कर दीजिए, यानी माइनस 68 बटे कितना 41। तो इस तरीके से y का मान निकल गया। अब इस y का मान क्या करना है, यक्स किसी भी समीकरण में चाहे पहले और चाहे दूसरे समीकरण में y के स्थान पे रख के यक्स का मान निकाल लेना है और जैसे ही यक्स का मान हम निकालेंगे इस समीकरण का हल यक्स और y दोनों के मान हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए देखिए अगर हम यक्स का मान y का मान जो हमारा आया है माइनस 68 बटे 41, अगर हम उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से भी एक में रखें तो मान लीजिए समीकरण 1 में हमने रखा तो समीकरण 1 में यहां हो जाएगा 4x माइनस 5 और y का मान कितना है माइनस में 68 और बटे कितना 41 और बराबर इधर कितना लिखा हुआ है 16। इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 और 68 का गुणा होगा तो 5 अट्ठे हो गया 40 हासिल 4, फिर 5 छक हो गया 30, 30 और 4 मिलकर बनेगा 34, तो 340 बटे कितना 41 और बराबर कितना 16। इसके नीचे क्या मानिए 1 मानिए। अब हर बराबर करने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, इन दोनों का आपस में, तो 4 और 41 का गुणा करेंगे तो 4 एक कम हो गया 4, 4 और 4 का गुणा 16 164x प्लस 340 और 1 का गुणा 340 ही रहेगा और अपान 41 और 1 का गुणा जो होगा वो 41 ही रहेगा और बराबर कितना 16। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं
तो चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 164 यक्स धन 340 बराबर 16 और 41 का गुणा होगा, यानी 16 गुणे 41। आप गुणा करके देख सकते हैं 41 में 16 का, तो 6 एकरन होगा 6, 6 चौके होता है 24, 1 एकरन 1, 1 चौके हो गया 4, 6 4 अब 1 5, 4 2 6, यानी 656। और यहाँ पर कितना 164 एक्स प्लस 340, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ से 164 एक्स बराबर हो गया 656 माइनस 340, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। यहाँ पर 164 एक्स 164 से भाग कर दीजिए, कट जाएगा, यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा कितना 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, यानी कि 79/41। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यक्स का मान 79/41 और वाई का मान माइनस में 68/41। तो यक्स और वाई दोनों के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। ठीक, तो इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है कि जो दो समीकरण हमें दिए हुए होंगे उन समीकरण में से किसी एक में से यक्स या वाई यानी दो वेरिएबल्स, दो चर पदों में उस समीकरण को दिया गया होगा, उन दोनों चर पदों में से किसी एक चर पद का मान किसी एक समीकरण से निकालकर किसी दूसरे समीकरण में उसी चर पद के स्थान पर रखकर प्रतिस्थापित करके हमें दोनों चरों में से किसी एक चर पद का मान निकालना होता है। फिर उस मान को उन दोनों में से किसी एक समीकरण में उस चर पद के मान के स्थान पर रखकर दूसरे चर पद का मान निकालना होता है, और यह प्रक्रिया जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जब भी इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, उन्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके उसमें जो चर पद होते हैं उनकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो शॉर्ट होंगी, एक एक कॉन्सेप्ट हम आराम से सीखते चलेंगे, और वीडियो शॉर्ट है इस वजह से आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।